तो नेक्स्ट सीन की शुरुआत में वो खुद से सोचती है कि एक ऐसी जगह पे उठना जहाँ पर मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ पर हूँ, ये बहुत डरावना था मेरे लिए और अकेलापन भी महसूस कर रही थी मैं। तुम्हें पता भी नहीं, यानी वो अपने पति के लिए ये बोल रही है कि उस वक़्त मेरे दिमाग में क्या-क्या ख़्याल आ रहे थे, मैं कितनी चिंता में थी और जिस वक़्त मैंने तुम्हारा चेहरा मेरे सामने देखा, तुम्हें पता भी नहीं कि मैंने कितना शांत महसूस किया खुद को और ना तुम्हें कोई पता चलेगा। जैसे ही वो बोलता है कुछ, तभी जो लड़की है, वो विक्टर बोल के उसकी बाहों में चली जाती है। वो बोलती है, "मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे तो ये भी याद नहीं मैं यहाँ पर क्यों हूँ?" तो विक्टर बोलता है, "तुम्हें याद नहीं है? ये तो बहुत ही अच्छा बहाना बना रही हो तुम।" उसका पति मुझे तो लगता है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल। तभी एक आदमी आता है और बोलता है, "कैप्टन, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये पायरेट्स लोग की बॉटल है और ये एक ऐसी दवाई है जिसके वजह से एक अंधा आदमी भी देख सकता है।" वो उसे बोलता है विक्टर कि यहाँ पर दे दो और यहाँ से निकल जाओ। तो वो सर झुका कर जाने लगता है। यहाँ पर लड़की बहुत डरी हुई है और उसे लगता है कि उसने अपने भाई की आँखों के लिए उसका जो लॉयर बनने का सपना था उसका सौदा किया है। तो वो बोलती है कि ये दवाई यहाँ पर क्यों है? तो वो बोलता है, "अच्छा, तो तुमने ऐसी डील बनाई है।" लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है। वो बोलती है, "तुम कैसी बातें कर रहे हो?" तभी विक्टर उसे एक बहुत ही बड़ा लंबा पन्ना खोलकर दिखाता है न्यूज़पेपर का। वो उसे देखने लगती है। वो देखकर चौंक जाती है। उसमें लिखा हुआ है कि क्या विक्टर, जिसने अपनी माँ को जो क्या बोलते हैं उसे, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वहाँ पर रख देते हैं, वहाँ पर रख दिया, वो क्या सच में रॉयल बनने के लिए काबिल है? और उसका करीबी दोस्त होना वेस्टीना के साथ में ऑफिसर, ये उसके एक शक को हमारे अंदर पैदा करता है कि क्या उसने हमारी जो देश की छुपी हुई बातें वो दूसरों को बताई हैं। यहाँ पर वो सोचती है जो भी कमज़ोरी मैं जानती हूँ विक्टर की, वो सारी बातें इस पे लिखी हुई हैं और इसमें ये भी लिखा है कि स्कारलेट डैम्पलेट ने ये खुद कहा है। वो सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी की कमज़ोरी विक्टर की मैं किसी को बता नहीं सकती। ऐसा होता तो मुझे याद रहता। मगर विक्टर उससे कोई सवाल जवाब करने के बजाय उस पर सीधा इल्ज़ाम लगा देता है और बोलता है, "तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा ना वो ऑफ़र जो तुमने एक्सेप्ट कर लिया?" वो जैसे ही जाने लगता है तो स्कारलेट उसे बुलाती है पीछे से और बोलती है कि विक्टर सुनो मेरी बात, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब वो बोलता है, "तुम ही जानती थी ये सब छोटी-मोटी बातें मेरे बारे में।" वो बोलती है, "मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी मेहनत की है एक शाही समाज में अपनी जगह बनाने के लिए, मैं क्यों ऐसा करूँगी तुम्हारे साथ में?" तो विक्टर वो दवा दिखाने लगता है उसे और पूछता है, "तो ये दवाई यहाँ पर क्या कर रही है? और तुम यहाँ पर क्यों छुपी हुई थी घर आने के बजाय?" तो वो बोलती है, "मुझे वो भी याद नहीं है और ना ही दवा के बारे में।" विक्टर अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ जाता है। वो बगल में बैठकर उसके बोलती है कि विक्टर प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो, प्लीज़। वो गुस्से से भरा हुआ बोलता है, "बस ये बोल दो कि तुम्हें डराया गया था। भले ही ये झूठ हो, बोल दो ये, ताकि मैं तुम्हें समझने की कोशिश भी कर सकूँ।" तब वो सोच पड़ेगा। वो सोच में पड़ जाती है, लेकिन सिर्फ़ उसे ये याद आता है कि वो ऑफ़िसर उससे बोल रहा है, "क्या मिसेस स्कारलेट डैम्पलेट को ये चाय पसंद आई?" वो उसका हाथ कस के पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे इतना कुछ याद नहीं है, मगर मैं ये जानती हूँ कि किसी ने मुझे धमकाया या टॉर्चर नहीं किया। वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो विक्टर, मैं मुझे लगता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया रहेगा उस वक़्त। लेकिन विक्टर कुछ नहीं सुनने को तैयार है। वो अपना हाथ छुड़ा लेता है उससे, उसका हाथ झटक कर। विक्टर वहाँ से उठकर जाने लगता है। वो उसे आवाज़ देती है, "विक्टर!" तो वो उसे वहीं से तिरछी नज़र से देखकर बोलता है, "क्या मुझे भी अपनी पत्नी है,
उसे ऐसी जगह पे भेजना पड़ेगा जहाँ पर कोई नहीं आता हो, या फिर ये इस चीज़ को रिफ़र कर रहा है कि जहाँ पर नन लोग और जो प्रीस्ट लोग रहते हैं वहाँ पर। वो उसकी ये बात सुन के शॉक हो जाती है पूरी तरह से। वो वहीं बैठी रह जाती है और विक्टर वहाँ से चला जाता है उसे छोड़कर। इसके बाद एक शाही महल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अभी भी उसे मनाने की कोशिश कर रही है, मुझे माफ़ कर दो विक्टर, वो मेरी गलती थी। पर विक्टर यहाँ पर वापस से चला जाता है उसे छोड़कर। वो यहाँ पर खड़ के सोचती है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है जब मैं अब घर आ चुकी हूँ। मैंने विक्टर से माफ़ी की भीख माँगी जब-जब मैंने उसे देखा। मगर विक्टर, वो तो ऐसे बना हुआ है जैसे उसे उसका ध्यान ही नहीं मुझ पर। आज लंचॉन का दिन है। मैं अगर इसे सही-सही सँभाल लूँ तो अच्छा होगा। क्या विक्टर मुझे माफ़ कर देगा अगर मैं ये सँभाल लूँ? यहाँ पे इसे बहुत अच्छी स तरह से बनाया गया, आप देख सकते हैं उसका जो कपड़ा है। तभी एक आदमी आकर बोलता है, मैडम, आज आप बाहर नहीं जा सकती। और वो विक्टर का फरमान लेकर आया है और बोलता है कि विक्टर आपको नहीं चाहते कि वो आप लंचॉन अटेंड करें। सभी मेहमान बाहर आ चुके हैं। वो खिड़की से बाहर देखते हुए पूछती है उस गार्ड से, क्या विक्टर को मैं एम्बैरेसिंग लगती हूँ? तो वो बोलता है, हाँ, वैसे सोचा जाए तो। और विक्टर भी उन्हें अटेंड करने लगा है। उसकी वाइफ़ की इतनी सी गलती के लिए भले ही वो कोई भी हो, पर उसे ऐसे रोकना मुझे तो जायज़ नहीं लगता। वो बोलती है, मैं चुपचाप अपने कमरे में रहूँगी। तब वो बोलता है, बहुत अच्छी बात है। विक्टर को बोलना सॉरी। तो वो बोलता है, हाँ ठीक है मैडम। वो कमरे के दरवाजे बंद कर लेती है और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, वो रोने लगती है। वो बोलती है, घटिया इंसान, उसने अपने पैरों से चप्पल निकाल दी है और सब कुछ फेंक दिया है निकाल कर। वो यहाँ पर बैठकर सोच रही है कि मैंने वो चीज़ें बोली हैं विक्टर की, ये तो बात तय है। और फिर भी उसे याद नहीं आ रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मुझे विक्टर के लिए इतनी नफ़रत हो रही है। वो अपने हाथ का जो बैंगल है वो निकाल कर ज़मीन पर फेंक देती है और रोने लगती है और सोचती है, क्या मैं सच में ऐसी इंसान हूँ? तभी घड़ी से आवाज़ आने लगती है। वो अपना रोना छोड़कर सोचती है कि घड़ी से ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है? वो टेबल लेकर जाकर क्लॉक को देखने लगती है और सोचती है कि इस वक़्त पर भी मुझे क्लॉक की चिंता हो रही है। और बताती है कि ये क्लॉक मेरे मॉम डैड का है। जब वो सही करने जाती रहती है तब उसे अपने डैड का कहा याद आता है कि स्कारलेट, जब तुम क्लॉक को सही करने जाओ तो पहले पेंडुलम निकाल देना। वो सोचती है कि सब बातों में मुझे ये बात क्यों याद आ रही है। तभी एक मेड आकर पूछती है, मैडम आप सही हैं क्या? आपको कुछ चाहिए? वो मेड देख के शॉक हो जाती है कि वो पूरा क्लॉक ही उठाकर नीचे रख रही है। वो बोलती है कि मैडम आपको लग सकता है। तब वो बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कैंडिस। क्या तुम जो औज़ार है वो लेकर आ सकती हो क्लॉक ठीक करने के लिए? तो उसने पूरी घड़ी खोल के रख दी है और उसकी मेड वो लेकर भी आ जाती है सामान। सब खड़कर उसे देखने लगते हैं उस घड़ी को। तभी एक नौकरानी पूछती है कि क्या मैडम आप जो घड़ी है उसे ठीक कर सकती हैं? तब दूसरी नौकरानी बोलती है, हाँ, ये तो क्रिम्सन फैमिली से है ना, तो उन्हें तो आता ही होगा। सोचती कि जब से क्रिम्सन फैमिली की जो शॉप है, उसे मेरे अंकल ने अपने कब्ज़े में कर लिया, तब से हमने ने घड़ी छुई नहीं है। यहाँ पर आपको याद आता रहेगा जब पहले वाले में एपिसोड में वो बोलता है कि तुम्हारे अंकल जो 2 बच्चे को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो वो इन लोग दोनों की बात कर रहा था। और वो बोलती है कि मन में, फिर भी जो पुरानी यादें वो धीरे-धीरे करके याद आ रही है मुझे। एक-एक करके, एक-एक कर जैसे सब कुछ लहर की तरह मुझ में भर रहा हो। अगर मैं इन्हीं यादों को फ़ॉलो करूँ तो शायद से मैं तब वो घड़ी सही कर लेती है और वो लोग हैरत में आ जाते हैं, मैडम आपने तो सच में इसे ठीक कर दिया। तब इसकी नौकरानी पूछती है कि आपको कैसे आता है ये सब? क्या आपको पहले सिखाया गया है? तब वो बोलती है, पता नहीं क्यों, मुझे जो बीती हुई बातें वो सारी याद आ रही है धीरे-धीरे करके। तभी एक आदमी आके चिल्लाने लगता है, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है?
और ये कोई और नहीं, जो विक्टर है उसके डैड हैं। वो आकर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, जमा होकर बातें कर रहे हो। तब वो बोलती है डैड। तब उसके डैड है वो आकर बोलते हैं विक्टर के कि तुमने मेरे बेटे के साथ ये सब किया और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम अभी मुस्कुरा रही हो। तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ औरत, मुझे नहीं लगता तुम मेरे बेटे के साथ खड़े होने के काबिल भी हो। तब वो सोचती है कि जब से मैं इस परिवार में आई हूँ, कभी इन्होंने मुझे अच्छी तरह से देखा नहीं। मतलब उतनी भावना काइंडली मुझे मेरे साथ बर्ताव नहीं किया, और अब जब ये हो चुका है उन्हें मुझसे और नफ़रत हो रही है। पर मैं उन्हें समझ सकती हूँ। एक वो एक ऐसे आदमी हैं जिन पर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने एक प्रिंसेस को प्रेग्नेंट कर दिया और उन्हें बाहर निकाल दिया। उनका पूरा जो ध्यान था वो विक्टर पर था कि वो उन्हें वापस वो स्टेटस दिला सकता है अपनी समाज में। वो सीधे-सीधे झुककर माफ़ी माँगने लगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं तभी उसका जो डैड है वो बोलता है, अब से मैं ऐसी कोई बात ही नहीं होगी। अभी के अभी डिवोर्स दो विक्टर को। वो दिल जो मैं इतने देर से सँभालने की कोशिश कर रही थी, उसने आवाज़ कर दी। वो टूट चुका है। विक्टर, मैं कभी ये नहीं सोचा मैंने कि तुम मेरी ज़िंदगी में तुम्हें उस तरह से चाहूँ तो मुझे उस बात का रिग्रेट होगा। पर अगर तुम्हारा जो जवाब मेरे प्यार के लिए है, वो एक मैंने ऐसा कोई गुनाह कर दिया है जो माफ़ किया नहीं जा सकता वो है तो, और बार-बार मेरी बेइज़्ज़ती करना है तो, ये सब सोचते हुए वो बोलती है अगर आप चाहते कि मैं डिवोर्स दे दूँ, तो आपको प्रॉपर्टी का मुझे कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। वो ये सोचती है कि कम से कम इस पैसों से मैं अपनी जो ज़िंदगी है, उसे अकेले तो चल पाऊँगी। तभी एक आदमी बोलता है कि मैं चलता हूँ कैप्टन, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। वो खड़कर उन सब की बातें और उन्हें देख ही रहा होता है जो मेहमान आए हुए, तभी एक मेड आती है उससे बात करने। वो आकर बोलती है कि आपके डैड बोल रहे हैं कि वो जो मैडम है उन्हें कॉन्वेंट भेज रहे हैं, यानी कि जो मैंने आपको पहले बात की थी जहाँ नन और सिस्टर्स रहते हैं जो रिलीजियस तौर पर भगवान को समर्पित कर देते हैं अपने आप को। वो रोने लगती है ज़ोर-ज़ोर से, जो नौकरानी है। एक कॉन्वेंट, आपको पता भी नहीं कि आप निकल पाओगे कि नहीं कभी वहाँ से। आप बस अंदर जा सकते हो, वहाँ पे कोई आज़ादी नहीं होती है। क्या आप उन्हें कुछ कह सकते हैं? पर विक्टर के चेहरे पे मुझे कुछ भी इमोशंस दिख ही नहीं रहे। उसका जवाब भी वैसा ही कुछ है। वो बोलता है कॉन्वेंट है, जेल नहीं है। वो जाएगी और आ जाएगी वापस। सच में ये रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग।